नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। सुबह के 10 बज गए हैं और वक्त हो गया दमदार 10 का। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नेपाल में आई महातबाही की। नेपाल में सेना और प्रशासन का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सेना और नेपाल पुलिस के जवान मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटे हैं। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनका अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। नेपाल में जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक 469 लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनमें 290 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जिनमें से अब तक कई लोगों से संपर्क तक नहीं हो सका है। पुलिस के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में से अब तक 466 घायलों को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। त्रिशूली हाइड्रो पावर प्लांट की सुरंग के अंदर फंसे लोगों को नेपाल के सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया है और पूरे इलाके में राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। हजारों की तादाद में इस वक्त रेस्क्यू वर्कर्स लगाए गए हैं, जिनमें नेपाल पुलिस यानी नेपाल प्रहरी है, इसके अलावा नेपाल की सेना है और साथ ही अलग अलग कुछ फोर्सेस को सशस्त्र बल की सेनाओं को भी इसमें लगाया गया है। नेपाल में तबाही के बाद लोगों की चीखें अभी तक कम नहीं हुई हैं। इस बीच नेपाल पर नया खतरा मंडराने लगा है। नेपाल और तिब्बत पर खतरा अभी टला नहीं है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नया अलर्ट जारी किया है। NDRRMA ने कहा है कि रसुआगढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर दूर ऊपर लॉन्डे रिवर का रास्ता बंद हो गया। लॉन्डे कोला, जिस नदी में ये आर्टिफिशियल लेक तैयार हुआ है, तिब्बत के लॉन्डे नदी की एक बैरियर झील यहां पर बनी हुई है। झील करीब 0.11 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसमें करीब 200 करोड़ लीटर पानी जमा हो चुका है और अगले 3 दिनों में 300 करोड़ लीटर और पानी इसमें आ जाएगा। झील का बांध टूटा तो नेपाल के भोटेकोशी और त्रिशूल नदी में एक बार फिर से सैलाब देखने को मिलेगा और यही वजह है कि अभी जो खतरा है वो बढ़ चुका है। तो 72 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इस खतरे की बात से शुरू करता हूं। नेपाल में जो एक खतरा अब हुआ है और एक नई खतरे की घंटी बज गई है, क्या कुछ हो सकता है कि इससे कैसे बचे? क्योंकि पहले में तो कोई अलर्ट आया नहीं था, अब तो कम से कम अलर्ट दिया गया है। देखिए, ये अगर जो खतरा चीन ने ही बताया, इसका अलर्ट पहले चीन ने अलर्ट नहीं दिया था, उसको पहले पता चल गया था। और ये बात वहां के एक पूर्व मंत्री ने भी कही है कि 45 मिनट से 1 घंटे पहले अगर वो अलर्ट देता तो तबाही नहीं होती, इतनी लोग इतने नहीं मरते, जान माल का इतना नुकसान नहीं होता। रोका तो तब भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर उतना पानी जमा हो गया और वो टूट करके नीचे आएगा तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तबाही कम कर सकते हैं, जान माल का नुकसान कम कर सकते हैं, तो वो चीन ने नहीं किया था। इस बार चीन ने अलर्ट कर दिया है कि ये जो लहंदे नदी जिसकी बात हो रही है ऊपर, वहां एक और ग्लेशियर टूटा है और उससे 20 लाख क्यूसेक पानी वहां जमा हो गया है, जो 30 लाख हो जाएगा और तब वो टूट सकता है। टूट के वो आएगा इसी भोटेकोशी में ही, जो लहंदे उसी की ट्रिब्यूटरी है, उसी में आएगा, उसी में तो जानमाल का नुकसान कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी नुकसान हो चुका उसी रास्ते में वो जो मकान टूटे हैं, पुल बह गए हैं और पावर प्लांट टूट गए हैं, लोग मलबे में दब करके मरे हैं, लापता हैं, तो उसी रास्ते पर फिर आएगा। तो अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन ये जो खतरा हुआ है ये आगे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसा नहीं है कि वन ऑफ हुआ कि एक बार एक ग्लेशियर टूटा और एक झील बन गया जो टूट करके आ जाएगा। ऐसे सैकड़ों की संख्या में वहां झील बन चुके हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं और झील बन गए हैं और उनमें से एक टूटा इस रास्ते पर, कहीं दूसरी जगह टूटा, अगर तीसरी जगह टूटा तब फिर बहुत जान माल का। आपने बात सही बताई, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2025 में अगस्त के महीने में ही ठीक इसी जगह पे ही एक इसी तरह से लैंडस्लाइड हुआ। उसके बाद वहां पर लेक बना, उसके बाद बाढ़ आई थी। लेकिन उसमें ये जो पूरे इलाके हैं, ये जो पूरा का पूरा इलाका है जहां पर ये सारी रसुआगढ़ी का इलाका है, नुआकोट का इलाका है, ये सारे बच गए थे, सिर्फ पानी आया था। लेकिन राहुल जी, क्योंकि जिस तरह से अब नया जो खतरे की घंटी बज गई है, 72 घंटे का मतलब अल्टीमेटम दिया गया है, अब भारत को भी इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो फ्लड आया था उसमें तो हमारे तरफ ज्यादा पानी आया नहीं है। देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत में किस तरह का खतरा पैदा होता है या नहीं होता है, क्योंकि दूरी है तो उतना खतरा आता है कि नहीं। नेपाल में क्योंकि लेवल 4 अलर्ट जो है चाइना ने इसमें दिया है, जो वहाँ पर 2 रिवर्स हैं, छोचेन और पोरिपू,
ये दोनों रिवर्स जहाँ मिलते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिब्रीज आई हैं ऊपर से, जो मलबा आया है, उसने एक तरह का बांध बना दिया है। और आपने खुद ही बताया लगभग 3 मिलियन क्यूबिक जो है वो वाटर जो है वो वहाँ पर जमा हो गया है, क्यूबिक मीटर वाटर जो वहाँ पे जमा हुआ है। तो अगर वो बांध टूटता है, क्योंकि वो डबरीज का बांध है, ऐसा कोई परमानेंट बांध नहीं है, अगर वो टूटता है तो और तबाही जो है वो नेपाल में होगी। अब इसके कई कारण हैं। एक तो जो एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है उसका एक बड़ा कारण है कि जिस कारण से जो ग्लेशियर हैं हिमालय में वो पिघल रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि किस तरह से जो नदियों के किनारे जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार जो बढ़ा है, वो भारत में भी बढ़ा है, नेपाल में भी बढ़ा है। तो वो कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, उसके कारण जो नुकसान होता है माल का, वो नुकसान ज़रूर होते हैं। तो और वैसे भी नेपाल का जिस तरह का टेरेन है वहाँ पे पुल बनाने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो वो टूटते हैं। अगर लोगों ने घर बनाए हुए हैं किनारों पर, वो सारे जो है टूट जाते हैं। तो ये तो खतरे बढ़ेंगे जैसे जैसे एनवायरनमेंट जो है वो गर्म होगा। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट को मैं लेकर आता हूं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जैसे ही नेपाल में घटना घटी, भारत तैयार था। भारत ने कितने जल्दी वहां पर 10 टन राहत सामग्री भेज दी। तो प्रधानमंत्री मोदी ये डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। चाहे हमने देखा टर्की हो, वहां पर भी फर्स्ट रेस्पॉन्डर भारत ही पहुंचा था लगातार। ये अपने यहाँ हम लोग को नेपाल में जो ये घटना हुई है, इस घटना का अलर्ट हम लोग को मिल गया, नेपाल को नहीं मिला, हम लोग को मिल गया। हम लोग का जो नियरेस्ट बॉर्डर है वहां से, जो वाल्मीकि नगर बराज जहां आप दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री मुआयना कर रहे हैं, वो भी लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों को उसका अलर्ट मिल गया और वहां तक पहुंचा नहीं, चूंकि इसका एक बड़ा कारण ये था कि नेपाल में भी बारिश नहीं हो रही थी और बिहार में भी इस समय बारिश नहीं हो रही है। नेपाल में जब बारिश होती है इस समय अगस्त के अंत में और सितंबर के पहले महीने में, तो जो बाढ़ आती है बिहार में वो बड़ी तबाही मचाती है। इस समय गनीमत है कि बारिश नहीं हो रही और ये टूटा, इसी का पानी आया और ये नेपाल तक ही रुक गया। भारत में सिर्फ गंडक नदी में 7-8 फीट तक का पानी का वो लेवल बढ़ा, जो नेपाल में 30 मीटर तक बढ़ गया था। एक तो ये बात है कि हमको अलर्ट मिल गया, लेकिन अमित जी आप ये ध्यान रखिए कि हम लोगों को भी कई बार अलर्ट नहीं मिला था। जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी 2013 में, तो हम लोग को भी अलर्ट नहीं मिला था और बड़ी तबाही हो गई थी। और अभी 2 साल 3 साल पहले 23 में हमको लग रहा है सिक्किम में जो त्रासदी आई, इतनी बड़ी त्रासदी थी सिक्किम की, वो भी बड़ी अलर्ट नहीं मिला था हम लोगों को। पूरा उसका तीस्ता पावर का प्रोजेक्ट बह गया और 50 लोग मरे थे। केदारनाथ में अभी केदारनाथ को लेकर बात करेंगे, क्योंकि वहां पर जो सुनामी आई थी, लगभग उसी तरह की सुनामी की तस्वीर तो हमने अभी नेपाल में भी देखी। लेकिन इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है, क्योंकि बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए पुलिस और सुरक्षाकर्मी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। एक शख्स बिल्डिंग में मदद के लिए चिल्ला रहा है। ये देखिए, बहुत ही आप देख सकते हैं कि बहुत हैरान करने वाली एक रेस्क्यू ऑपरेशन को आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है। अब ये जो जगह है आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल नदी के बीचों बीच नजर आ रहा है, हालांकि नदी के बीच में नहीं था। ये जो नुवाकोट का इलाका, नुवाकोट के इलाके की तस्वीर है, जहां पर यह शख्स किसी तरह से बच गया, क्योंकि जिस इमारत में था वो इमारत ढह नहीं गया। अब उसको बचाने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर को पहुंचना पड़ा। हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ बचाया गया है। और जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं इसमें सेना के जवान हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर जो है ये प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर है। अब देखिए कि कितनी सूझबूझ से इस व्यक्ति को बचाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस व्यक्ति को जमीन से क्यों नहीं बचाया गया, क्योंकि वहां पर करीब 10-12 फीट से ज्यादा जो मलबा जमा हो गया था वो बहुत ही नरम था। यानी कि वहां पर इतना कोई भी अगर जाता तो वो इसमें फंस सकता था। तो ये आप देख रहे हैं त्रिशूली नदी की एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट में सुरंग के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उसको नेपाल की सेना ने रेस्क्यू किया। ये देखिए, ये तस्वीर आ रही है। हेलीकॉप्टर से नीचे बास्केट फेंका गया है, फिर बास्केट में यहाँ पर जो मजदूर फंसे हुए थे उनको बचाया जा रहा है। और चारों तरफ आपको सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए बचाया गया। ये वो सुरंग है, ये वो सुरंग है जहाँ पर त्रिशूली नदी के लिए पावर प्लांट के लिए यहाँ पर काम चल रहा था। और पावर प्लांट के अंदर एक सुरंग है और यहाँ पर जो रेस्क्यू वर्कर्स आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर रेंगते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा दलदली मिट्टी यहाँ पर है, यहाँ पर इतना खतरनाक है कि ये खुद भी दब सकते हैं। अब नेपाल में आए भीषण आपदा के बीच मलबे से 2 साल की एक बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। चारों तरफ फैले इस मलबे में, कीचड़ में से इस बच्ची को निकाला गया। मासूम बच्ची की रोने की आवाज़ लगातार देखिए आप सुन सकते हैं। नेपाल पुलिस और सेना के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए किसी तरह से इस बच्ची को जिंदा निकाल लिया और यहाँ पर एक खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि सैकड़ों लोग लापता हैं। और कहते हैं ना, जब बचाने वाला हो तो शायद इस तरह की त्रासदी में भी लोग बच जाते हैं। और कई ऐसे मुझे लगता है कि बदकिस्मत भी होंगे, शायद उन तक मदद नहीं पहुँच पाई होगी।
नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारत को भी काफी नुकसान हुआ है। कैजुअलिटी के मामले में अभी तक किसी भारतीय की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लापता लोगों के सही सलामत होने की उम्मीद कम होती जा रही है। लापता लोगों में दो तरह के भारतीय शामिल हैं। पहले वो जो नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करते थे और दूसरे कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार लगातार चीन और नेपाल के संपर्क में है और लापता भारतीयों का पता लगाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सबसे पहला कि जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावा चीनी, चूंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। राहुल जी, जो आंकड़ा दिया गया है इसमें अब लगभग 290 यानी 288 बता रहे हैं जो यहाँ पर इस वक्त भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। क्या नेपाल के पास ये सक्षमता है कि वो इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, या फिर उसको मदद चाहिए ताकि जो भारतीय भी वहां पर अभी तक लापता है, भारत सरकार क्या कर सकती है मदद के लिए? देखिए, नेपाल को जो ज़रूरत होगी वो इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। इस वक्त मैन पावर की भी ज़रूरत हो सकती है। नेपाल छोटा स्टेट है और मुश्किल स्टेट है, हिली पूरा एरिया, हिमालय का एरिया है, तो वहाँ पर उतनी ट्रेन रेस्क्यू ऑपरेशंस की नहीं है। वैसे तो अगर आप नेपाल की सेना की बात करें तो भारतीय सेना ने उसे ट्रेन किया है, तो एक तरह से जो रेस्क्यू की ट्रेनिंग होती है भारतीय सेना की तरफ से वो ज़रूर उसकी सेना को भी है। लेकिन वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अगर रेस्क्यू करना हो तो लिमिटेड हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर है, या फिर अगर सर्वे करने के लिए जहाज़ों की ज़रूरत हो तो उसमें भी उसको नेपाल को बहुत ज़्यादा भारत से, और हो सकता है चीन भी इसमें मदद करे, तो भारत की तरफ से भी इसमें बहुत ज़्यादा उसको उम्मीद रहेगी कि भारत जो है वो इस तरह से मदद करे। दूसरी तरफ जहाँ तक कैलाश मानसरोवर की बात है, तो जो कैलाश मानसरोवर में जो एक पॉइंट है, इमिग्रेशन पॉइंट है चाइना की तरफ, वो बिल्डिंग जो है उसको ये माना जा रहा है कि वो बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुई है, और जिसमें उस वक्त कुछ लोग जो थे कैलाश मानसरोवर के यात्रा के वो लोग थे। तो ये माना जा रहा है इसमें जो जान और माल का नुकसान हुआ है वो वहां पर बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, कई सारे आंकड़े जो आ रहे हैं आपको बता दें, जो अलग अलग राज्यों से लोग लापता है उनसे भी संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रही है जो राज्य सरकार है विदेश मंत्रालय के जरिए। अब कैलाश मानसरोवर जाने वाले लापता श्रद्धालुओं में से एक कोलकाता की रहने वाली सुष्मिता भट्टाचार्य है। 65 साल की सुष्मिता कई साल से कैलाश मानसरोवर जाने का प्लान कर रही थी। जिस टूर ऑपरेटर के जरिए वो यात्रा पर गई उसके पास सिर्फ एक ही सीट खाली थी। सुष्मिता भट्टाचार्य चली तो गई, लेकिन कल से उनके बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई है। जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहाँ से 6:30 बजे चेकआउट किए और तिब्बत बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी। अकेले गई क्योंकि मम्मी बहुत घूमने की शौकीन है, घूमती रहती थी स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट। तो और मानसरोवर जाने का उनका बहुत दिनों से प्लान था, मौका नहीं मिल रही थी, तो जब मिला तो वो चली गई। और घर में सभी का ऐसा कुछ प्लान नहीं था मानसरोवर जाने के लिए, और जो ऑपरेटर के साथ वो जा रही थी वहाँ पर सिर्फ एक ही वैकेंसी थी, तो शी यूटिलाइज्ड इट।
पहले जो बुकिंग की थी तब मुझे नहीं बताई, तब पापा और मेरी वाइफ को बताई थी, क्योंकि वो लोग शायद उतना माना नहीं करते जो मैं करता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या इश्यूज हो सकता है उधर। वो लोग भी मना कर सकती थी, बट मेरे तरह जैसे वोकल नहीं थे शायद, तो मुझे बाद में बताया पोस्ट बुकिंग। क्या वजह थी आप नहीं चाहते थे कि वो जाए? मतलब मानसरोवर का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है और 5,000 5,500 फीट की ऊंचाई है, तो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और मम्मी शी इज़ रिटायर्ड नाउ, तो फिजिकल फिटनेस कैपेसिटी आई वाज लिटिल डाउटफुल कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो इसी वजह से आई वाज लिटिल डाउटफुल। और भोपाल के एक परिवार के 29 सदस्य नेपाल घूमने गए। जिस वक्त फ्लैश फ्लड ने नेपाल में तबाही मचाई, उस समय परिवार के सदस्य फोन पर बात ही कर रहे थे। बात करते करते उनसे संपर्क टूट गया और अब तक कोई पता नहीं चल पाया इनके बारे में। तो वो जाते जाते समय मतलब ऐसा कि जहाँ से वो लोग निकले थे वहाँ पे ऐसा कोई आशंका नहीं था कि आगे जाके ये खतरा है करके। और जाते समय आधे रास्ते में जाने के बाद उन लोग को कि मतलब ऐसा पता चला कि उधर से कोई बाढ़ आ रही है, जान के खतरा है करके कैसे आया। खाना खाने के लिए जहाँ रुके थे उसके बाद उनको ये पता चला कि उधर से बाढ़ आ रही है, यहाँ सबको खतरा है कि अपने अपने जान बचाव करके पूरा खाने के थाली छोड़ के मतलब जो भी झोला जमटा बस पूरा छोड़ के वो लोग पहाड़ चढ़े। पहाड़ चढ़ने के बाद तो किसी के घर के छत में जाके वो लोग रुके कि हम शायद यहाँ सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे करके। छत में जाने के बाद फिर किसी फोन करके कांटेक्ट करा कि मतलब हमारी बस तो चली गई है, अब हम लोग छत में आके रुके हैं, अब हमारा भी जान खतरा है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देखभाल कर लेना करके फिर उन लोग ने खुद ने फोन लगा लिया था। तो बस इतनी बात हुई, बात करते करते फोन रख भी नहीं पाए थे। फिर जब से मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं कट हो पाया था, नहीं हो पाया था। बस इतने मुंह से निकला उनको आधा घर डूब चुका है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देख लेना करके। 29 लोगों में से कोई बस तक की इतनी बड़ी बस है, बस का भी कोई आता पता नहीं है, और 29 लोगों में से एक भी किसी का कोई पता नहीं है, बॉडी तक नहीं मिली अभी तक। अब चीन कह रहा है कि ग्लेशियर भूकंप की वजह से टूटा, लेकिन अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ की वजह भूकंप नहीं है बल्कि ग्लेशियर का ढहना था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पहले ग्लेशियर टूटा है। यह ग्लेशियर 5,200 मीटर की हाइट से 1,200 मीटर नीचे गिरा है, यानी करीब करीब 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा है, जिसके वजह से यह बम जैसा धमाका हुआ और उसकी वजह से शॉक वेव्स निकली, यानी कंपन हुआ और भूकंप आया। हकीकत यह है कि भूकंप की वजह से ग्लेशियर नहीं टूटा है, बल्कि ग्लेशियर टूट के गिरने से ही 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ है। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में भी जियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डैनियल शुगर ने भी ग्लेशियर टूटने को भूकंप की वजह नहीं बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली है। ट्रंप ने नेपाल को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। It's terrible. No, and we've called Nepal. We've offered any help that they need. You know, we have a very good relationship with Nepal, and that was a brutal. That wasn't just that was mud and water as a mixture. Nobody's ever seen anything quite like that. We're very powerful, strong. You know, strong, well-built buildings were wiped out like they were toothpicks. That's a terrible thing. No, we are sending aid. And we've spoken to the leadership, and we let them know anything they want, we'll have. And there were 50, maybe 60 Americans over there. We haven't gotten the full list yet, but hopefully they're okay. But that looks like something that people will not be. Somebody will be lost, unfortunately. अजीत जी, क्योंकि लगातार जब ये तस्वीरें सामने निकल कर आई तो लोग यही जानना चाह रहे थे कि क्या वजह इसकी रही। तो बहुत सारी वजह पहली आई कि भूकंप की वजह से, लेकिन जो जियोलॉजिकल सर्वे अमेरिका ने कहा है कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया है, इसकी वजह भूकंप नहीं बल्कि पहले ग्लेशियर का टूटना। अब ग्लेशियर के टूटने के दो ही वजह हो सकते हैं, या तो है मौसम इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि वहां पर मिट्टी लूज हुई गिरा है, या दूसरा इसमें हो सकता है जो कि प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक हो। क्योंकि पिछले साल इसी इलाके में, तिब्बत के इलाके में, ये GLOF जो हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसके लिए यहां पर ड्रिल करवाई गई थी। तो चीन को तो ये पता है कि यहां पर ये हो सकता है, और जिस तरह से यहां पर लगातार टनल्स बनाए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं, क्या ये भी अप्राकृतिक वजह हो सकती है, जिसकी ओर इंगित करता है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका का ये जो रिपोर्ट आई है? देखिए, इसमें ये सारे कारण हैं, आपने जितने कारण बताए ये सारे कारण हैं। एक तो ग्लेशियर पिघलने का कारण ग्लोबल वार्मिंग है।
और ग्लोबल वार्मिंग किसी एक देश की वजह से नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया का कंसर्न है। हमारा जो समुद्र है वो इस धरती, इस पृथ्वी की पारिस्थितिकी को, इकोलॉजी को कंट्रोल करने वाला नर्व सेंटर है। समुद्र अगर गर्म हो रहा है तो वो बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र गर्म होना, एल नीनो, सब उसी का इफेक्ट है। तो ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एक वजह हो गई, एक वजह, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पिघल के वो कहीं ना कहीं जमा होगा ना पानी को, तो वो पानी जमा होता है, ऐसे अस्थायी झीलें बनती हैं। और ऐसी हजारों की संख्या में जो तिब्बत भारत का बॉर्डर, तिब्बत नेपाल बॉर्डर, इस पर हजारों की संख्या में ऐसी झीलें बन गई हैं, जिनमें से 159 या 160 या इससे थोड़ा ज्यादा भारत ने आइडेंटिफाई किया है कि भारत के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी झीलें जो बन गई हैं ग्लेशियर पिघलने से। तो ये एक जो झील बनती है वो अस्थायी झील बनती है। नुकसान कैसे बढ़ता है, जो नेपाल वहां कंस्ट्रक्शन के काम कर रहा है, जो वहां वो मिलिटराइज विलेज बना रहा है, जो रिसोर्ट बना रहा है, चीन जो कर रहा है, मिलिटराइज विलेज बना रहा है, रिसोर्ट बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सड़कें बना रहा है, अपनी मिलिट्री को पहुंचाने के लिए रेल लाइन और एयर ट्रैफिक की व्यवस्था जो कर, वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उस कंस्ट्रक्शन का खतरा ये होता है कि उससे ये मलबा जो है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। सिर्फ पानी नहीं रह जाता है, उस मलबे के साथ ये, उस पानी के साथ ये सारा मलबा आता है नीचे, जो ज्यादा तबाही मचाता है। तीसरा कारण उसमें यह है जो पेड़ कट रहे हैं। देखिए, जब जंगल इंटैक्ट होता है ना, पेड़ नहीं कटता है तो मिट्टी बहुत मजबूत होती है, उसके साथ भी मलबा नहीं आता है। पेड़ कटने का कारण ये उसी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। पेड़ कटने के कारण वहां मिट्टी बुरबुरी हो जाती है, जो मलबे के साथ बड़ी, जो पानी के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा आता है। तो ये 2-3 कारण हैं। एक तो पहला कारण ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलना और सर, क्योंकि मैं इसमें सर, दूसरा ये जो एक्टिविटीज है कंस्ट्रक्शन की है, आपने एक्टिविटी जो बोली, तो इसमें सर मैं भारत का एक कंसर्न जोड़ देता हूं, क्योंकि जो भारत के जो लोग हैं उनको जानना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से 3 गॉर्जेस डैम बना, उसके बाद अब जो जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अब उस नदी के ऊपर जो एक तैयार किया जा रहा है यार्डलोंग सांगबो नदी के ऊपर, ठीक अरुणाचल प्रदेश के ऊपर न्यांजी क्षेत्र में जो मेडोंग सुपर डैम बनाया जा रहा है, उसको लेकर बात यही हो रही है कि वहां पर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आने वाले वक्त में इसी तरह का खतरा पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए पैदा हो जाएगा वहां पर। राहुल जी, अब भारत इसमें क्या करे? हम आपको अपने आप को कैसे यहां पर बचा सकते हैं? क्योंकि आपके सीमा पार में ना ये सारी चीजें हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। देखिए, हिमालय जिस तरह का वहाँ पे इकोलॉजी है या फिर जिस तरह का एरिया है, जिन लोगों ने देखा है वो ज़्यादा बेहतर। देखिए, एक तो इस साइट्स पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होता नहीं है, पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, ये सब होता है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन कोई नहीं होता इस एरियाज में। तो जब वहाँ पे झीलें जो हैं वो टूटती हैं तो वो सारा मलबा, बड़े बड़े पत्थर और कंस्ट्रक्शन कैसे रोके? मैं आपको बताता हूं अब क्या दिक्कत होती है। ये रोकना पॉसिबल नहीं है, आप चीन को ये तो कैसे कह सकते हैं कि वो ना करे। लेकिन हाँ, जो बड़े डैम्स बनते हैं वहां पर, उसमें डैम्स बनाने के लिए जो आप सड़कें बनाते हैं या फिर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है डायनामाइट का होता है कि डायनामाइट के जरिए ब्लास्ट करते हैं और जो है वो पहाड़ को तोड़ते हैं। उसके कारण कहीं ना कहीं पहाड़ जो हैं वो ढीले हो जाते हैं, उनके जो एरियाज है वो ढीले हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा, डैम जब बन जाते हैं तो बहुत सारा पानी उसमें रुका होता है। अगर ऊपर या तो ग्लेशियर पिघला या बहुत सारा पानी आया या बारिश हुई तो डैम को जब खोला जाता है तो वैसे तो देशों में, चीन और भारत में भी ये है कि वो आपस में वार्निंग देते हैं, लेकिन तो उससे तबाही ज्यादा होती है। मतलब यही हो सकता है कि आपसी जो आपके मतभेद भुलाकर आप अपने पड़ोसी देशों के साथ ये जरूर शेयर करें कि यहां पर ये हालात बन रहे हैं, आप सतर्क भी जाता है। हाँ, तो सतर्क नहीं है कि नहीं किया जाता। थोड़ा और जानकारी हम ले लेते हैं, क्योंकि इस वक्त इंडिया टीवी के जो संवाददाता है मनीष प्रसाद इस वक्त नेपाल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और मौजूदा क्या हालात हैं, क्या अपडेट है? अमित, हम इसमें त्रिशूली के आर्मी बेस पर हैं और यहाँ से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जो भोट तोशी एरिया, फिर त्रिशूली एरिया, नारायणी एरिया, उसके अलावा 11 इफेक्टेड रीजन्स हैं, वहाँ पर से लगातार लोगों को इवैक्यूएट करवाकर यहाँ पर लाया जा रहा है। एक तरफ करीबन 20 के लगभग जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार रेस्क्यू मिशन में लगे हुए हैं, लेकिन अगले 72 घंटे इस समय जो नेपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है जो गेरोंग, यानी तिब्बत का जो गेरोंग है, वहाँ पर एक बार फिर से ग्लेशियर का फॉर्म होना, और अगर ये आउटबर्स्ट इसका होता है तो इसका असर दिखाई देगा। तो इसीलिए ये जो बाहर आप लोग देख रहे हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो अपनों के का वेट कर रहे हैं। वहां पे एक मिसिंग सेंटर तैयार किया गया है, उस मिसिंग सेंटर में एक एक डिटेल और जानकारी उनकी नोट की जा रही है, और नोट करने के साथ साथ उनको बताया जा रहा है कि कब तक वो आएंगे, क्या कनेक्टिविटी है या नहीं, मुलाकात उनकी परिवार के लोगों से हो पाएगी या सिचुएशन किस तरीके की है। वहीं दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो कि त्रिशूली इलाके के हैं। त्रिशूली का जो एरिया है, इसी
एरिया से इनको लेकर आया गया है और लेकर आ जाने के बाद यहाँ पर अब सुरक्षित ठिकानों तक इनको पहुंचाया जाएगा। तो लगातार यहाँ पे जो करीबन 13,000 की संख्या में नेपाली आर्मी जो है और आर्म फोर्सेस नेपाल के, वो सभी एक यहाँ पे लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और ये महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोग, ये वो लोग हैं जो उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है सुरक्षित जगहों तक। ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते थे, जो कि त्रिशूली एरिया के आसपास का एरिया जो कि टापू बन गया था, उस एरिया के ये बच्चे हैं और इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। हिंदी आता है थोड़ा बहुत बेटा? क्या नाम है आपका? आप तो कहाँ पे मनीष, थे? हम क्या तक हालत? लगातार ये अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर अब लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं नेपाल से वो आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे थे, आप सोचिए कि गिरोंग जिसका जिक्र कर रहे थे मनीष, उस बॉर्डर पोस्ट से जहां पर सबसे पहले ये लहर टकराई थी, वहां से लेकर नुआकोट या जो त्रिशूली बाजार है, उसका जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 100 किलोमीटर का है। आप सोचिए पूरे 100 किलोमीटर के रास्ते में जहां जहां से ये लहर गुजरी है, ये फ्लड गुजरा है, उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। तो कितनी बड़ी त्रासदी हुई है।